आखिर ससुर जी ने बहू को दूसरी शादी के लिए क्यों कहा। आरती ऑफिस से लौट रही थी कि मोबाइल की घंटी बजी। फ़ोन रिसीव किया। उधर से किसी ने मुझे बताया कि आरती, तुम्हारे ससुर जी अब इस दुनिया में नहीं रहे, तुम तुरंत यहाँ आ जाओ। ये सुनते ही मैं सोच में पड़ गई, अब मैं क्या करूँ, क्योंकि ऑफिस से ऑडिट पार्टी हुई है। अब ऑडिट चल रहा होता है, तब साहब लोग छुट्टी देने से कतराते हैं। मैंने तुरंत साहब को फ़ोन लगाया, उन्हें ससुर जी की मृत्यु की सूचना दी। घर आकर जल्दी से अपना रेल टिकट बुक किया, जल्दी से सूटकेस तैयार किया और रेलवे स्टेशन पहुंची। जयपुर जाने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म पर ही खड़ी थी। मैं दौड़कर S4 सीट पर बैठते ही यादों की नदी दिल की जमी पर बहने लगी। ससुर जी का चेहरा रह रह कर याद आ रहा था। सच कहूँ तो मेरा यह दिल मानने को कतई तैयार नहीं था कि ससुर जी अब नहीं रहे। गाड़ी जैसे जैसे रफ्तार पकड़ने लगी, वैसे मुझे अपने जीवन का एक एक घटना याद आने लगा जो उनके साथ जुड़ा था। मुझे आज भी याद है, जब मैं शादी कर अपने ससुराल आई थी, जब मैंने पहली बार ससुर जी के पैर छुए थे, तो उन्होंने कहा था, एक बात हमेशा याद रखना, इस घर को अपना मायका कभी मत समझना, हमेशा याद रखना यह तुम्हारा ससुराल है। मैं यह सब बातों को सुनकर दंग रह गई और डर भी गई थी। दरअसल मेरे पति कुणाल मिलिट्री में थे। शादी के लिए वह 1 महीने की छुट्टी लेकर आए थे। शादी के तुरंत बाद हम हनीमून के लिए मनाली गए। इस घूमने फिरने के दौरान दिन कैसे कट गए हमें पता ही नहीं चला। उनकी छुट्टियां खत्म हो गई और वह फिर अपने ड्यूटी पर कश्मीर चले गए। अब एक दिन हम मनाली में ही किसी सनसेट पॉइंट पर बैठे थे, तब बातों ही बातों में उन्होंने बताया कि अपनी ड्यूटी की सीमा पर रहने के दौरान हमें पूरी तरह चौकस रहना पड़ता है, क्योंकि सीमा पार से हमारी सीमा में आतंकवादियों की घुसपैठ की संभावना हमेशा बनी रहती है। सीमा पर दुश्मन की सेना कभी भी सीज फायर तोड़कर गोलाबारी करती रहती है, इसीलिए हमेशा हमें सजग रहना पड़ता है। हमारी छोटी सी गलती या भूल हमारे लिए जान का खतरा बन सकते हैं। उनकी बात पूरी हुई तब मैंने ही सवाल किया, आप मुझे कश्मीर घुमाने कब ले जाएंगे? तब वह तुरंत ही जवाब देते हुए बोले, आरती, अगली बार जब आऊँगा तब तुम्हें अपने साथ कश्मीर पक्का ले जाऊँगा। उनकी कश्मीर पहुँचने का फ़ोन आया और उसके अगले दिन सुबह 4 बजे फ़ोन की घंटी बजी। ससुर जी ने फ़ोन उठाया। उधर से आवाज़ आई, मैं कर्नल दीपक बोल रहा हूँ। मुझे यह खबर देते हुए दुख हो रहा है कि कल रात कुछ आतंकवादियों ने हमारी सीमा पर आक्रमण कर दिया। उनके साथ लड़ते हुए आपके बेटे कुणाल शहीद हो गए। जब उनका टेलीफोन बंद हुआ और इधर मेरे ससुर जी मेरे कमरे का दरवाज़ा खटखटाए। मैंने दरवाज़ा खोला तो उन्होंने सरल सपाट शब्दों में मुझे मेरे पति के शहीद होने का समाचार सुनाया। तब उनकी बात सुनकर सोचने लगी कि उन्हें अपने बेटे के शहीद होने का गम है या नहीं। कोई अपने सौतेले बेटे की मौत पर भी इतना सख्त नहीं बना रह सकता। एक पिता इतना पत्थर दिल कैसे हो सकता है, सोचकर मैं हैरत में थी। कुणाल के निधन के बाद मेरे माता पिता पैरी छुड़ाने की रस्म अदा करने के लिए मेरे ससुराल आए। जब मेरे पिताजी ने ससुर जी को भी हमारे साथ चलने के लिए आवेदन किया तो वो बोले, तुम आरती को ही अपने साथ लेकर जाओ, अपनी रस्म करो। मैं इन प्राचीन ढकोसलों को नहीं मानता। पापा जी उनका जवाब सुनकर शांत हो गए और बहुत ही गौर से सुन रहे थे। करीब 10 दिन मायके में रहने के बाद जब मैं फिर से अपने ससुराल आ गई, कुछ दिन तक तो ससुर जी ने मेरी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, बिल्कुल भी मेरी तरफ देखा तक नहीं। मैं किसी कोने में बैठकर दिन भर रोती रहती, लेकिन उन्होंने अपना सोशल वर्क बिल्कुल उसी तरह चालू कर दिया जैसे वह पहले किया करते थे। कोने में बैठे बैठे सोचती रहती, कैसे पिता है ये, जिनके चेहरे पर अपने बेटे के मरने का गम तक नहीं है और ना ही नज़र आ रहा है। एक दिन जब हम साथ बैठे थे तो मैंने उनसे पूछ ही लिया, बाबूजी, आपको कुणाल की याद नहीं आती? मैं तो उनके गम को अपने दिल से अलग ही नहीं कर पा रही हूँ। तब उन्होंने अपने गुस्सैल आंखों से मेरी तरफ देखा और बोले, जिस दिन उसने मिलिट्री ज्वाइन की
उसी दिन से मैंने अपना दिल कठोर कर लिया था। मैं जानता था कि यह खबर एक ना एक दिन मुझे सुनने को मिल ही सकती है। जो देश के लिए शहीद हो गया उसका गम क्या करे। हमें तो गर्व होना चाहिए कि हमारा बेटा देश के काम आ गया। उनके कठोर वचन सुनकर मैं फिर से एक बार दंग रह गई। कुछ दिन और बीते, मैं अक्सर उदासी बैठी रहती थी। मुझे किसी से बात करने का मन भी नहीं करता था। एक दिन वह मेरे कमरे में आए और बोले, क्या दिन भर बिस्तर पर लाश की तरह पड़ी रहती हो? उसकी मौत हुई है या तुम्हारी? मैंने रोते हुए कहा, बाबूजी, आप मेरा दुख नहीं समझ सकते हैं। इतना कहना था कि वह बोले, क्या क्या कहा तुमने कि मैं तुम्हारा दुख नहीं समझ सकता? अरे नादान, मैंने भी अपना एकमात्र सहारा खोया है। बाबूजी, मेरे सामने तो मेरी पूरी जिंदगी पड़ी है और मैं भरम जाल में हूँ कि अब मैं क्या करूँ। मेरी बात उन्होंने बहुत ही गंभीर पूर्वक सुनी और फिर अपनी धीमी आवाज़ में बोले, तुम इस गम को अपने से दूर हटाओगी तब तो कुछ अपने बारे में सोच सकोगी ना। कुछ दिनों बाद एक दिन ससुर जी मेरे पास आए और बोले, बेटी, अब आज से तुम अपनी जिम्मेदारी भरी जिंदगी शुरू करो। फिर उन्होंने मुझे गैस की बुकिंग कैसे करते हैं यह बताया। कुछ दिनों बाद वह मुझे बैंक ले गए और वहाँ के काम समझाए। फिर एटीएम ले गए और पैसे कैसे निकालते यह मुझे सिखाया। टेलीफोन, बिजली का बिल भरना भी उन्होंने मुझे सिखाया। मुझे सारा काम सिखाया और मैं सीखती गई और करने भी लगी। पर घर के काम निपटाने के बाद मैं अकेले रहते रहते उदास हो जाती थी। एक दिन ससुर जी ने मुझे बुलाया और कहा, देखो, अब बहुत हो गया। तुम्हारा उदास चेहरा देखकर मुझे बहुत परेशानी होती है। बेहतर यही होगा फिर तुम अपने मायके चली जाओ। तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए कोई किराए का फ्लैट देखता हूँ या तुम खुद ही अपने लिए मकान या फ्लैट देख लो। मैंने उनसे कई बार कहा कि मैं अकेले कैसे रह पाऊंगी, तो बोले, यह तुम्हारी प्रॉब्लम है और इसे तुम्हें ही सॉल्व करना है। दिन प्रतिदिन उनका कठोर होता हुआ रुख देखकर मैंने भी तय किया, वास्तव में अब रोने से काम नहीं चलेगा। एक दिन दोपहर को मैं अपने लिए किराए का एक फ्लाइट देखने के लिए घर से निकल पड़ी। कुणाल के मित्र मिसेस शर्मा की मदद से मैंने एक फ्लाइट किराए पर लिया और वहां चली गई। मैं यहाँ अकेली थी, फिर घर और बाहर का सारा कामकाज मुझे ही करना पड़ता था। कुणाल की पेंशन हर महीने मिल रही थी, इसीलिए कोई आर्थिक परेशानी मुझे नहीं थी। शाम का समय मिलता तब मैं बालकनी में जाकर बैठ जाती और रास्ते से गुजरने वाले राहगीर को देखती रहती। इस प्रकार मेरी शाम गुजरने लगी, लेकिन दोपहर में अक्सर मैं बोर हो जाती थी। इसीलिए मैंने कंप्यूटर सीखने का निर्णय लिया और 2 महीने में मैंने ऑफिस अकाउंटिंग सीख लिया। एक दिन शाम को टीवी पर अपना पसंदीदा धारावाहिक देख रही थी। इतने में मिसेस शर्मा आ गई। मैंने उनके लिए चाय बनाया। चाय की चुस्कियाँ लेते हुए बोली, आरती, मेरे ऑफिस में कंप्यूटर ऑपरेटर का एक पोस्ट खाली है। यदि तुम ट्राई करो, पोस्ट तुम्हें मिल सकती है। यदि जॉब मिल गया तो तुम्हारा समय भी अच्छा कटेगा और नए लोगों से मिलने लगोगी। लेकिन मुझे तो काम करने का बिल्कुल भी अनुभव नहीं है। मैं बोल पड़ी, देखो आरती, अनुभव काम करने के बाद ही आता है ना। मुझे उनकी बात अच्छी लगी और मैंने अगले ही दिन नौकरी के लिए एप्लीकेशन दे दी। 5 दिन बाद मुझे यह सूचना मिली कि मेरा सिलेक्शन हो गया। मैंने बहुत गंभीर से उसकी तैयारी की थी। मिसेस शर्मा ने घर आकर मेरे सिलेक्शन की बात बताई। उसके अगले दिन मुझे नियुक्ति पत्र भी मिल गया। मैं तो यूं ही खाली ही थी। मैंने दूसरे दिन से ही नौकरी ज्वाइन कर ली। अब मेरे पास जॉब था और मैं अपने पैरों पर खड़ी हो गई थी। एक शाम सामान सजाते हुए मैंने पाया कि ससुर जी के घर से सामान शिफ्ट करने के दौरान गलती से उनके लॉकर की चाबी मेरे सामान के साथ आ गई है। शाम को ऑफिस से मैं सीधे ससुर जी के यहाँ पहुँची। उस समय वह सामाजिक कार्यकर्ताओं की बैठक में बिजी थे। मुझे देखते ही बोले, बैठ जाओ, मैं तुमसे थोड़ी देर बाद बात करता हूँ। सामाजिक कार्यकर्ताओं की बैठक खत्म होने के बाद उन्होंने मेरी तरफ देखा और बोले, क्या तुम लॉकर की चाबी लौटाने आई हो? उनकी बात सुनकर मैं हैरान हो गई कि उन्हें कैसे पता चला कि मैं लॉकर की चाबी देने आई हूँ। मेरा आश्चर्य से भरा चेहरा देखकर वह बोले, बेटी, मैंने जानबूझकर ही लॉकर की चाबी तुम्हारे सामान के साथ रख दी थी। दरअसल मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि तुम चाबी अपने पास रखती हो या मुझे वापस करती हो। मैंने टेबल पर लॉकर की चाबी रखी और उनको अभिवादन करके लौटने लगी।
सुना है तुम नौकरी करने लगी हो और तुम्हारी अपनी ऑफिस के मैनेजर के साथ बहुत बनती है, क्या इरादा है? मैंने स्वाभिमान पूर्वक लेकिन धैर्य के साथ उनसे कहा, कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर हूँ, वो मेरे अधिकारी है, इसीलिए कई बार मुझे उनके कैबिन में जाना पड़ता है। इसे लोग किस नज़र से देखते हैं और क्या सोचते हैं, इसकी चिंता मैं नहीं करती। मेरा जवाब सुनकर उन्होंने गर्दन नीचे कर ली। मैंने उनके चरण छुए और फिर घर आ गई। मैं घर आ गई थी, लेकिन ससुर जी की यह बात मेरे कानों में बार बार गूंज रही थी। मुझे लगा कि यह बात अब मुझे यहाँ चैन से नौकरी नहीं करने देगी। इसीलिए मैं रविवार को हमारे मैनेजर के बंगले पर उनसे मिलने गई। उन्होंने पूछा, कहिए आप क्या कहना चाहती हैं? सर, मैं अपना ट्रांसफ़र करवाना चाहती हूँ। मुझे मालूम पड़ा है कि वहाँ PRO का पद गुप्ता जी की सेवा निर्मित होने से खाली है। यदि आप मेरा ट्रांसफ़र वहाँ करा सकें तो मैं आपकी आजीवन आभारी रहूँगी। मैंने विनम्रतापूर्वक अपनी बात उनके सामने रखी। लेकिन आप तो यहाँ कंप्यूटर ऑपरेटर हैं ना, क्या आप उस पद का काम संभाल सकेंगी? सर, मुझे लगता है मैं अब किसी भी पद पर काम करने के लिए समर्थ हूँ। कल ऑफिस में आप तबादले के लिए आवेदन पत्र मेरे पास पहुँचा दीजिएगा। उनका कहते ही मैंने उनका अभिवादन किया और घर लौट आई। अगले दिन मैंने आवेदन पत्र GM साहब के कैबिन में पहुँचा दिया। करीब 1 महीने बाद मुख्यालय से मेरा तबादला भोपाल में होने का आदेश आया। मैं बहुत खुश थी। मैंने अपना तबादला भोपाल करवा लिया। यह जानकर मिसेस शर्मा सहित ऑफिस के सभी साथी हैरान थे मेरा यह फैसला जानकर। अगले दिन ऑफिस में मेरा विदाई समारोह आयोजित किया गया। विदाई समारोह के बाद मैं सीधे ससुर जी से मिलने उनके घर गई। मुझे देखते ही बोले, आरती, तुमने अपना ट्रांसफ़र भोपाल करवा लिया है। उनकी बात सुनकर आश्चर्य हुआ कि ट्रांसफ़र करवाने की खबर इनको कैसे मिली। उन्होंने नौकर से कहकर मेरे लिए चाय नाश्ता मंगवाया और बोले, आरती, भोपाल पहुंचने के बाद तुम्हारे घर का पता मुझे जल्दी ही भिजवाना। देखो आरती, इसमें देर बिल्कुल भी मत करना। भोपाल आने के 2 दिन बाद ही ऑफिस के एक कलीग की सहायता से मैंने एक मकान किराए पर लिया और नए पता की जानकारी ससुर जी को भेज दिया। मुझे भोपाल आए केवल 2 महीने ही हुए थे कि मुझे यह सूचना मिली कि ससुर जी नहीं रहे। वे संपूर्ण घटनाक्रम मेरी आंखों के सामने एक फिल्म की तरह गुजर गया। गाड़ी स्टेशन पर आगे बढ़ते हुए जयपुर पर आकर रुकी। मैं गाड़ी से नीचे उतरी और ऑटो करके ससुर जी के घर पहुंची। मेरे पहुंचने से पहले ही उनकी अंतिम यात्रा की पूरी तैयारी हो चुकी थी। मैंने अंतिम बार उनका चेहरा देखा और उनके चरण छुए और वे एक शव के रूप में मेरे सामने थे। पर उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि मालूम मुझसे कुछ कहना चाहते हो। उनका आग्नेय स्वभाव उनके चेहरे पर अभी भी वैसा ही नजर आ रहा था। उनके भाई के लड़कों ने अर्थी को कंधा दिया और उनकी अंतिम यात्रा चल पड़ी। अगले दिन मुझे मेरे चचेरे देवर ने एक फाइल सौंपी। एक एक करके उस कागज को पढ़ना शुरू किया। ससुर जी ने मेरे नाम विरासत लिखी थी, जिसने सारी संपत्ति और रुपये पैसे मेरे नाम लिखे थे। बाद अंत में एक चिट्ठी थी जो उन्होंने मेरे नाम लिखी थी, जिसमें लिखा था, प्रिय बेटी आरती, यह पत्र तुम्हें मेरे मरने के बाद ही मिलेगा। तुम मेरा स्वभाव देखकर हैरान थी और आजीवन हैरान ही रहोगी। मैंने जानबूझकर तुम्हें अपने घर से निकलने के लिए मजबूर कर दिया ताकि तुम अपने कमरे की सूनी जिंदगी से बाहर निकलकर दुनियादारी को समझ सको। मिसेस शर्मा को बुलाकर मैं उन्हें तुम्हारे पास भेजा था ताकि तुम कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट के लिए आवेदन करो। दरअसल मैंने मिसेस शर्मा से जानकारी लेकर तुम पर मैनेजर के साथ ज़्यादा घुलने मिलने का आरोप लगाया था। बेटी, मैं चाहता था कि तुम आत्मनिर्भर बनो, अपने लिए एक अच्छा योग्य जीवन साथी तलाश करो। इसीलिए मुझे तुम्हारे ऑफिस का मैनेजर सही भी लगा। लेकिन मेरी इस बात का जवाब तुमने अपना तबादला भोपाल में करके दिया। बेटी, जमाने के बदलने के साथ हमें भी बदलना पड़ता है। वैसे भी अकेली स्त्री का जीना आजकल हमारे लिए बहुत दुश्वार हो गया है। समय रहते यदि तुम कोई अच्छा जीवन साथी मिल जाए तो शादी अवश्य कर लेना। बेटी, जो मर गया उसके साथ मरा तो नहीं जा सकता ना। मुझे चिंता यह थी कि यदि तुम्हें इस कदर रहने की आदत हो गई तो तुम्हारा जीवन नर्क बन जाएगा, क्योंकि हमारे पास खुशियाँ सिर्फ पैसे से तो नहीं मिलती। इसीलिए मैं भी अपना तन मन धन सामाजिक कामों के लिए लगाता रहा। बेटी, मानव होने का अर्थ है समाज में रहना।
तुमने अपने आप को एक कमरे की सूनी कोने में कैद कर लिया था। अब मैं ये जानकर बहुत खुश हूँ, संतुष्ट हूँ कि तुमने अपनी ज़िंदगी को फिर से जीना सीख लिया है। और मैं यही चाहता हूँ, अब जो कुछ तुम्हारा है इस वसीयत के जरिए तुम्हें सौंप रहा हूँ। तुम्हारा ससुर नहीं बल्कि बाबूजी। उनकी चिट्ठी पढ़कर मैं मन ही मन बहुत परेशान थी। लगा कि काश मैं अपने ससुर जी का विचार को पहले ही जान पाती, उनके बारे में वह सब कुछ नहीं सोचती जो अकेलेपन में बैठे बैठे सोचा करती थी। उनके पत्र में लिखी इस बात को कि समय रहते जीवन साथी को पसंद कर लो, इस पर भी मैं विचार कर रही हूँ। उपयुक्त साथी मिलने पर मैं उनकी इस बात पर भी जरूर अमल करूँगी। और कुणाल की यादें और उनके साथ बिताए लम्हे तो हमेशा मेरे साथ ही हैं। दोस्तों, क्या आरती के ससुर जी ने जो किया था वह सही था या गलत? आप अपनी राय हमें कमेंट्स बॉक्स पर जरूर दें। और वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत